हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आपको शायद पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ 8 प्लैनेट्स अकर करते हैं और इन 8 ग्रह में से जो हमारे पृथ्वी है ये 3rd नंबर की है। और जब आप इसी से आगे बढ़ना चालू करते हैं तो लास्ट में आपको अरुण एंड वरुण दिखाई देते हैं। जो आज का डिस्कशन है ये इस अरुण ग्रह पर आधारित है, यानी कि पूरे के पूरे डिस्कशन में हम अरुण ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब क्या है ये डिस्कशन, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो न्यूज है इसमें बताया गया है कि हमारे अरुण ग्रह के जो टोटल नंबर ऑफ 27 नेचुरल सैटेलाइट हैं जिनको हम चंद्रमा का नाम देते हैं, इनमें से 4 सैटेलाइट में पानी की मौजूदगी दर्शाई गई है। परंतु ये पानी की मौजूदगी वैसी नहीं है जैसी हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरा पर आपको पानी मौजूद दिखाई देता है। एक्चुअल में ये मौजूदगी कैसी है उस बारे में डिस्कस करने से पूर्व आप थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में जान लीजिए, ताकि आगे जो कंटेक्स्ट में आपको समझाऊं उसका बेस क्लियर हो। सबसे पहले यदि हम देखें तो पृथ्वी की अपेक्षा यह सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, और जब इसकी दूरी बहुत ज्यादा है तो भाई ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि ये उस अवस्था में नहीं होगा जैसी हमारी पृथ्वी है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो जल विद्यमान होगा यह भी उस अवस्था में नहीं होगा जैसी हमारी पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी पर ज्वारीय ताप, पृथ्वी पर सौर्य तप की मात्रा पर्याप्त है और इसीलिए यहां पर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो किसी अन्य ग्रह पर नहीं देखी जाती। जैसे भाई यदि आप बुध की बात करेंगे तो यह बहुत ज्यादा नजदीक है और इसके नजदीक होने के कारण यहां पर सौर्य तप की मात्रा बहुत ज्यादा है और दैट इज वाई यहां पर कोई भी अवस्था या फिर पानी अपनी नेचुरल अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। और इस कंडीशन में हम ये नहीं बोल सकते कि यहां पर जीवन संभव हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाते जाते हैं तो 3rd नंबर पर हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है और इसके कारण यहां पर जल की मौजूदगी आपको दिखाई देती है। जलवाष्पन होता है, बादलों का निर्माण होता है, वर्षण होता है, जल चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है और जीवन के लिए पर्याप्त सुविधाएं या फिर पर्याप्त पॉसिबिलिटीज यहां पर आपको मौजूद दिखाई देंगी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो सौर्य तप की मात्रा घटती जाती है और इसीलिए जब आप अरुण ग्रह की बात करते हैं तो अरुण ग्रह पर सौर्य तप की मात्रा बहुत ही ज्यादा न्यून होने की कंडीशन में आप यहां देखते हैं कि यह पूरा पूरा हिमाच्छादित एरिया है। यानी कि एक आधार पर हम पृथ्वी और साथ में इस अरुण ग्रह का यदि कंपैरिजन करें तो यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा कि हमारी पृथ्वी यदि आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो यह ब्लू कलर की दिखाई देती है, परंतु जब आप इस यूरेनस को देखते हैं तो यह पूरा का पूरा व्हाइटिश कलर का दिखाई देगा। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि भाई पृथ्वी से सन से इसकी दूरी कितनी है, और जब इसकी दूरी बहुत ज्यादा है तो यही बताता है कि भाई इसका जो 1 ईयर है, यानी कि इसका जो 1 वर्ष है, ये लगभग पृथ्वी के 84 ईयर के बराबर माना जाता है, यानी कि 84 वर्षों के बराबर माना जाता है। इज दैट क्लियर? अब इसके आकार का अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए, आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है परंतु हाँ पृथ्वी के कंपैरेटिवली ये सामान्यतः बड़ा है। शनि की अपेक्षा ये 7 गुना छोटा जरूर है, परंतु यदि पूरे सौर मंडल की आप बात करेंगे तो यह 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट की कैटेगरी में आता है, यानी कि 3rd सबसे बड़ा ग्रह है, ये सबसे बड़ा। इज दैट क्लियर? अब जरा इसके बारे में और जाने तो 27 इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है। और यदि इसकी सतह की बात की जाए तो याद रखें कि जिस प्रकार हमने पृथ्वी की सतह को कई भागों में विभाजित किया है, जैसे आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते होंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब आप अध्ययन करते होंगे तो वहां आप भूपर्पटी है ना, यानी जिसको कहा जाता है जिसको कहा जाता है क्रस्ट, जब आप नीचे जाते हैं तो मेंटल मिलता है जिसको आप प्रवार पिक्षक का नाम देते हैं, और अंदर जाने पर आपको मिलता है कोर, है ना। अब इसी प्रकार आपको इस यूरेनस के भी कई पार्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे यदि इसके भागों की हम बात करें तो ये जो ऊपर वाला सरफेस आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर वाला, इसे कॉल किया जाता है समर पोलर कैप। इसके नीचे जाते हैं तो समर कोलर मिलता है, और इसके नीचे जाते हैं तो वही जो अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंगली जिसको आप भूमध्य रेखीय क्षेत्र का नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है इक्वेटोरियल बैंड का। अब जब आप इसी से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर और भी कई भाग हैं। जैसे एक भाग आता है जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यह है वाटर एरिया का। परंतु मैंने पहले ही बताया है कि सूर्य से दूरी बहुत ज्यादा है, यानी कि लगभग 7वें नंबर का यह ग्रह है। इससे भी ज्यादा दूर एक और ग्रह है, प्लूटो था, उसको हमने हटा दिया है, पता होगा आपको।
तो यहां पर यदि देखा जाए तो वाटर वाला जो एरिया है एक्चुअल में ये अमोनिया से बना हुआ सागर की कैटेगरी में आता है। अब यहां पर यही हमारी न्यूज है भाई कि ये जो अमोनिया सागर है या फिर अमोनिया के द्वारा बना हुआ सी है, यही वर्तमान में चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? याद रखें, यूएस की एक साइट है या फिर मैं यूं बोलूं कि यूएस का एक अकेडमी है जिसको नाम दिया जाता है यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। अब यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये बेसिकली अगले दशक में हमको क्या करना है, साइंस के अकॉर्डिंगली, मेडिसिन के अकॉर्डिंगली, और बेसिकली चूंकि ये नासा से रिलेटेड है तो हम नासा के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। तो साइंसेस में हमको क्या क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है, हम अंतरिक्ष में और क्या क्या खोजें कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो चंद्रयान मिशन था उसी के तहत आप इसको समझ सकते हैं कि भाई नई नई डिस्कवरी करने के लिए जाना जाता है। अगले दशक में क्या प्लान करना है उसकी ये सूची जारी करता है, और उसी का एक भाग है जिसको कहा जाता है यूरेनियन मून। अब ये यूरेनियन मून क्या है? तो ये प्रोजेक्ट का नाम है। इसके द्वारा जो इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं उनमें से जो सबसे बड़े मून माने जाते हैं या फिर सबसे बड़े जो चंद्रमा है उनका अध्ययन किया जा रहा है। अब ये सबसे बड़े मून क्या है? देखिए भाई, यहां पर मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो बातें जो कि सामान्य सी हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए, मैंने वो बातें बस नहीं लिखी हैं। यदि मान लीजिए आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। वीडियो के बाद कई बार मैं पीडीएफ अपलोड करना भूल जाता हूं, तो जब स्टूडेंट मैसेज करते हैं तो मैं तुरंत कर देता हूं। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो यहाँ ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो वहाँ पर रफ कर देता हूँ मैं, और फ्रेश पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर इसको अवेलेबल करा देता हूँ। इसके अलावा एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है भाई कि स्टडी आईक्यू के जो लॉन्ग टर्म बैचेस हैं ये स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, चूंकि अभी सेल चल रही है ना, इसीलिए आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं एकेबी लाइव कोड के साथ। सामान्य सी एक बात है कि यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं और डायरेक्ट पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में 2026 लिखा होगा, 2027 भी लिखा होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट पर आप चले जाएंगे और वेबसाइट पर जाने पर आपके सामने जो पेज ओपन होगा उस पर बाय नाउ के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। अब डायरेक्ट पे नहीं करना है, उसके बाद फिर से एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा ऑफर्स अवेलेबल, है ना, 4 ऑफर्स अवेलेबल या फिर 3 ऑफर्स अवेलेबल। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे एक ऑप्शन आएगा यूज कोड का, वहां पर आप ये एकेबी लाइव कोड फिल करेंगे और फिर ये जो बैचेस हैं आपको ये 34,999 में अवेलेबल कराए जाएंगे। ये वो प्राइस है जो कि अभी शो हो रहा है, हो सकता है कि इससे कम प्राइस में भी आपको मिल जाए। और यदि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो ये जो यूरेनियन मून नाम से जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य है भाई अलग अलग ग्रहों पर, अब बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ये यूरेनस के लिए चलाया गया है। और यूरेनस के लिए क्यों चलाया गया, तो आप इससे समझ सकते हैं भाई कि यहां पर यूरेनियम, पोटेशियम और साथ में अन्य जो जिनको हम पृथ्वी पर रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, कहा जाता है कि ये अन्य ग्रहों के चंद्रमा पर या फिर अन्य ग्रहों की सतहों पर प्राकृतिक रूप से मौजूद हो सकते हैं। यदि आपने पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ पढ़ा हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि यदि आपने पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ पढ़ा हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि जीवन का प्रारंभ महासागरों से हुआ था। और जब स्टडी की जा रही है अभी वर्तमान में कि सर चंद्रमा की सतह कैसी बनी हुई है, मंगल ग्रह की सतह पर क्या जीवन संभव हो सकता है, या फिर क्या अन्य ग्रहों की सतहों पर जीवन संभव है, वहां पर पानी की मौजूदगी है या फिर अन्य ग्रहों की मौजूदगी है क्या, अन्य पदार्थों की क्या मौजूदगी है जिसके कारण किसी प्रकार से वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सके। तो इसी के चलते सभी ग्रहों के साथ साथ यूरेनस पर भी अध्ययन किया जा रहा है और ये जो यूनिवर्सिटी है यह अध्ययन कर रही है। और इसने अगले दशक में यानी कि 4 मई 2023 को ही यह डिक्लेरेशन कर दिया था कि भाई हम एक मिशन लाएंगे और इस मिशन के तहत हम यूरेनस के जो मून्स हैं इन पर स्टडी करेंगे। अब हाल ही में यह खबर आ रही है, जैसा कि आप इसमें देख पाएंगे कि यहां पर चंद्रमाओं पर यानी कि जो यूरेनस के चंद्रमा हैं उन पर पानी होने की संभावना जताई गई है। परंतु ये पानी कैसा है, तो अब इस डायग्राम को आप देखें भाई कि यहां पर 4 चंद्रमा है ना, जिनमें से जो मिरंडा है इस पर किसी प्रकार का शोध नहीं किया गया,
शोध किया गया तो यह पाया गया कि भाई यहां अन्य चंद्रमाओं की अपेक्षा इसमें कुछ लेयर्स का अभाव है, और जब इन कुछ लेयर्स का अभाव है तो यहां पर पानी की मौजूदगी नहीं जताई गई है। यह चंद्रमा का नाम है मिरांडा, इसको आप याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? दूसरे पर आते हैं तो अब 4 चंद्रमा हैं इसके, जो कि विशालकाय हैं, आकार में भी बड़े हैं, पहले भी ये चर्चा में रहे हैं और वर्तमान में भी ये हैं। इसका नाम है एरियल, एक का नाम आता है अम्ब्रियल, एक है टाइटेनिया और एक आता है ओबेरॉन। ये 4 चंद्रमा हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये नाम आपको क्लियरिटी के साथ वहां पर विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एरियल, ओबेरियल, टाइटेनिया और साथ में ओबेरॉन। ये इनकी सतहों को देखने पर मालूम चलता है कि जिस प्रकार पृथ्वी की सतह जो ऊपरी परत है इसको नाम दिया जाता है भूपर्पटी का, ठीक इसी प्रकार की संरचना आपको इन चंद्रमाओं पर दिखाई देगी। नीचे जो कोर है, अर्थात यह वाला जो एरिया है, यह कोर, इनके मध्य में आपको सागरीय जल मौजूद दिखाई दे रहा है, परंतु यह सागरीय जल कैसा है? क्रिस्टल के फॉर्म में है। क्रिस्टल मतलब कि बर्फ के ही फॉर्म में आप माने, परंतु याद रखिएगा जो बर्फ जमती है जमीन के भीतर नहीं जमती, तो इसको आप नाम दे देते हैं क्रिस्टलीय रूप। तो यहां पर जो सागरीय क्षेत्र है एक्चुअल में एक क्रिस्टल के फॉर्म में है। ये एरियल में भी है, ओबेरियल में भी है और साथ में टाइटेनिया और ओबेरॉन में भी है, परंतु मिरांडा में क्यों नहीं है? इसका मेन कारण है कि भाई यहां पर ऊपरी भूपर्पटी है और नीचे वाला कोर है, और इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार से यहां ऊपर वाली जो भूपर्पटी है बहुत पतली है, नीचे जो कोर है इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, यानी कि ये जो बीच वाली लेयर है ना, जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये गायब है ना, और इसीलिए इन 4 ग्रहों पर पानी की मौजूदगी बताई जा रही है। परंतु इसके आधार पर जो दावा किया जा रहा है कि क्या यहां पर जीवन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि जीवन की पॉसिबिलिटी के लिए कुछ डायमेंशन आपके क्लियर होना आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले यदि आपने पृथ्वी पर जीवन की अवधारणा को पढ़ा हो तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि भाई वनस्पति के रूप में सबसे पहले, या फिर जब पृथ्वी ने शीतलन की क्रिया प्रारंभ की तो शीतलन की क्रिया के द्वारा जो जलवाष्पन बनी, वो जलवाष्प की जो क्रिया हुई उसके द्वारा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और देन उसके बाद रेनफॉल की एक पूरा का पूरा एरा चला और इसमें महासागरों का निर्माण हुआ। परंतु याद रखें कि महासागरों के निर्माण के पश्चात कहा जाता है कि एक वनस्पति यहां पर आई और इस वनस्पति ने फिर धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज्यादा था, लगभग 75%, इसको धीरे धीरे कम किया और कम करने के पश्चात फिर यहां पर सह उत्पाद के तौर पर ऑक्सीजन को निकाला। ये जितनी भी एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, याद रखें कि इसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, ये होती है -4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इससे नीचे की कंडीशन में -4 से लेकर आप इसको मान सकते हैं -20 डिग्री सेल्सियस तक यदि पानी का तापमान है तो यहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यह जीवन को पनपने के लिए आवश्यक कंडीशन मानी जाती है। अब याद रखें कि यहां पर जो पानी मिला है ना, यानी कि ये इस डायग्राम के थ्रू जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भाई यहां पर ये पानी मिला है क्रिस्टल के फॉर्म में, इसका तापमान जब निकाला गया तो ये निकल कर आता है लगभग 60 से 80 डिग्री केल्विन, मतलब कि ये लगभग 213 से लेकर 193, वो भी माइनस में, यानी कि इतना ये टेम्परेचर धारण किए हुए है। अब देखिएगा कि यहां पर जो दावा किया जा रहा है कि सर क्या यहां पर जीवन संभव हो सकता है, तो यहां पर जो खगोलविद हैं उनका कहना है कि भाई ये जो तापमान है ना, ये बहुत कम है, आवश्यकता से कम है, और यदि यहां पर जीवन संभव होना है, यहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज यदि आपको चाहिए हैं तो तापमान इतना करना होगा, यानी कि इस तापमान में इंक्रीजन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए जो स्टडी की गई है बिल्कुल सही है कि भाई ये जो यूरेनस है इसके 27 चंद्रमा में से 4 मून पर आपको जल की मौजूदगी दिखी है, परंतु ये जल एक्चुअल में क्रिस्टल के फॉर्म में है। इसीलिए जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं ये आने वाले समय में हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए, क्योंकि स्टडी के द्वारा यहां पर आप ज्वारीय ताप, यहां पर सौर्य तप की मात्रा, सौर्य तप तो नहीं परंतु यहां ज्वारीय ताप की मात्रा हो सकता है कि आप बढ़ा लें, तो आने वाले समय में यानी कि जो अगला 2025 होगा उसके लिए जो टारगेट सेट किया जाएगा, किया नहीं गया है, किया जाएगा, ऐसा बोला है कई खगोलविदों ने कि हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके लिए हम यूरेनियन प्रोजेक्ट भी चलाएंगे, परंतु अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। परंतु जो दावा किया जा रहा है
उसके आधार पर यानी कि उस दावे को झुठलाते हुए यह बात कही जा रही है कि सर लाइफ की पॉसिबिलिटीज की यदि बात है तो उसके लिए एसेंशियल टेम्परेचर ये होना चाहिए, वो भी कहां का, सागरीय सतह का, सागरीय सतह का, वातावरण का नहीं, वातावरण में पनपेगी नहीं लाइफ, है ना। सागरीय सतह का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, परंतु टेम्परेचर इतना शो हो रहा है जो कि यह बताता है कि अभी वर्तमान में यहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि भाई ये जो पूरी क्रियाकलाप हो रहा है, ये जितनी भी स्टडी हो रही है पहली बार नहीं है। 2022 में कैस्टेलो रोजेस के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जिसने इन 5 चंद्रमा का अध्ययन किया था, यानी कि वही जो मैंने नाम बताए थे, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया और साथ में ओबेरॉन और मिरांडा, जिस पर अभी बताया गया है कि इस पर पानी की मौजूदगी नहीं है, क्रिस्टलीय जल की मौजूदगी नहीं है। यह पहली बार नहीं है, 2022 से यह चल रहा था। अब 2022 में एक नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था जिसका नाम था वायेजर 2 और इन्होंने यह डेटा एकत्रित किया था और 1986 में ये जो यूरेनियन प्रणाली आई थी उसका यहां पर परीक्षण भी किया गया था, यानी कि इसी के द्वारा ये पूरी एक्टिविटी की गई थी। और यहां पर जो आंतरिक भाग है यानी कि जो टाइटेनिया और ओबेरॉन है, इनमें बर्फीले क्रस्ट के बीच में जो आंतरिक तलम महासागर था इसके बारे में दावा किया गया था और अब यह दावा निकल कर आया है कि भाई ये जो बर्फीले क्रिस्टलीय जल की मौजूदगी है ये वाकई में है और अभी यहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को लेकर आगे आने वाले समय में रिसर्च होगी। और यदि रिसर्च के द्वारा कुछ पाया जाता है तो भाई वैसे तो ये रिसर्च अभी तक की नहीं गई है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक ये रिसर्च है, आने वाले समय में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी हेडलाइन न्यूज़पेपर की बनती है तो उसके ये ऑफिशियल न्यूज़ है, इसको आप space.com और साथ में नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। 3 मई 2023 को ये अपडेट की गई थी और फिर इसके बाद अभी पुनः ये चर्चा में आई है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर इस क्रिस्टलीय जल की मौजूदगी का दावा किया गया है। तो जब भी कोई ऐसी न्यूज आ जाती है तो लोगों का यह सवाल रहता है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसके अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, तो जब भी स्पेस से या फिर मून से कोई क्वेश्चन आया तो वहां पर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में या फिर छोटी सी स्टडी नोट के फॉर्म में आप वहां पर पुट कर सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर। इज दैट क्लियर? तो ये जो टॉपिक्स होते हैं इनको कवर अप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर छोड़ सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।